दाढ़ी टोपी वाला अगर इनके बीच आ जाएगा तो इनका हिंदू वोट कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आप अपने हिंदू वोट के लिए हमें अलग करना चाहते हैं, तो हमें जब नासूर समझते हैं तो मेरा 18% वोट क्यों गटकते हैं? किसने आपको अधिकार दिया है मेरा 18% वोट लेने का? क्या वो सारे बीजेपी के एजेंट हैं? वो अंदर से मिले हुए? ये सारे खाकी चड्ढी वाले हैं अंदर से। ये झूठ बोलते हैं, हमारा साथ मांगते हैं, हमारा वोट कहते हैं दो तो हम तुम्हारे साथ, ये हमारा गला काटते हैं, ये हमारे साथ नहीं है। हमारा एक हिंदू पड़ोसी भाई वो अच्छा हो सकता है ये, लेकिन जो सियासत में बैठे लालची लोग हैं ना, ये हमारे कभी नहीं हो सकते और न कभी होंगे। लेकिन आज छोड़कर आ जाइए उन गुलाम की पार्टियों को। गुलामी करने से बेहतर है कि आप एक शेर की ज़िंदगी जिए, एक दिन जिए पर शेर की ज़िंदगी जिए और अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़िए और आगे बढ़िए। जागरूक आप बीजेपी की सरकार में आने के बाद जागरूक हुए हैं? उससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उससे पहले बसपा की सरकार थी, जब जागरूक नहीं थे, जब आपने जनता के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? देखिए, ये सब अंधे हो जाते हैं क्या मीडिया? असल में ये मीडिया बिकी हुई है। ये मीडिया बीजेपी के हाथों, योगी जी के हाथों, मोदी जी के हाथों बिकी हुई है। और हम अगर खुल के बोलते हैं और हम अपने अल्फाजों को, तो ये हम पे कहते कि मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, आदाब। मीडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सैयद उज़्मा परवीन, जो लखनऊ से रहने वाली हैं। लखनऊ की झांसी की रानी भी कही जाती हैं। CA-NRC में इनका नाम निकल कर सामने आया था। CA-NRC से ही ये झांसी की रानी कही जाती हैं। CA-NRC में आपके सरपरस्ती में यहाँ पर घंटाघर पर CA-NRC का प्रोटेस्ट चला था। आपने अभी बीते दिनों पहले ही AIMIM पार्टी ज्वाइन की है असदुद्दीन ओवैसी के साथ में। तो जो कानपुर से आपने MIM ज्वाइन की थी, वही कानपुर से असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान था जो मीडिया इस वक्त दिखा रहा है कि उन्होंने CM योगी और PM मोदी को लेकर बयान दिया है कि मोदी जी पहाड़ों पर चले जाएंगे और योगी जी मठ में चले जाएंगे। तो उस बयान को देखने के बाद आपकी क्या राय है? आपके सामने ही पूरा बयान दिया गया था। जी, मैं वहाँ मौजूद थी जिस वक्त ये बयान दिया जा रहा था। तो ये जो क्लिपें काट काट कर आप लाते हो ना आप लोग, और झूठ गढ़ते हो कि इस तरह से हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, अपने अधिकार मांगने के लिए खड़े तो आपको लग रहा है हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तो ये जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, ये जो क्लिप काट कर बोला गया कि मठ में चले जाएंगे, ये इसलिए बोला गया कि जो वहाँ पर कानपुर में एक शख्स था, उसको जो है मतलब वहाँ पे जो प्रशासन ने उसे बंद कर दिया था, उसकी दाढ़ी नोची थी, उसकी टोपी को गिराकर और उसके सर पे पेशाब किया गया था उस मुस्लिम शख्स के ऊपर। उस पर क्या नाम है, इन्होंने कहा था ओवैसी साहब ने कि अगर तुम्हारी जब सत्ता नहीं रहेगी, इस तरह से तुम जो जुल्म कर रहे हो, ज्यादती कर रहे हो, नाइंसाफ़ी कर रहे हो, जब तुम्हारी सत्ता नहीं रहेगी, जब मोदी जी नहीं रहेंगे, जब योगी जी नहीं रहेंगे और योगी जी मठ में चले जाएंगे और मोदी जी पहाड़ों में चले जाएंगे, तब तुम्हें बचाने कौन आएगा जो तुम इतना जुल्म कर रहे हो? बात ये है, पूरी असल सच्चाई ये है। तो इस तरह से क्लिप काट काट कर झूठ गढ़ना, ये विपक्ष भी इसका फ़ायदा उठा रहा है, बीजेपी भी इसका फ़ायदा उठा रही। क्यों? क्या अपने अधिकार मैं उन हिंदू भाइयों से पूछना चाहती हूँ, तमामी लोगों से, क्या हम अपने अधिकार नहीं मांग सकते? क्या हमें इतना हक नहीं है? क्या हमारे समाज को इतना हक नहीं है अपना अधिकार मांगने का? हमारा मुस्लिम समाज कब तक ये शोषण सहता रहेगा? कब तक मार खाता रहेगा? कब तक पिटता रहेगा? कब तक हमें अपने पैरों तले रौंदा जाएगा? कब हम अपने अधिकार मांगने खड़े होंगे? कब हम अपने वजूद को बचाने खड़े होंगे? अगर हम आज नहीं खड़े हुए तो हम मिट जाएंगे। मैं उन सारे लोगों से कहना चाहती हूँ जो ओवैसी साहब के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, चाहे वो हिंदू समाज से हो, चाहे वो मुस्लिम समाज से हो, सभी लोग ज़्यादातर जब जो टिप्पणी करते हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ आज क्या गलत कर रहे हैं ओवैसी साहब? अपना अधिकार ही तो मांग रहे। मैम, ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो दिखा रहा है कि भड़काऊ भाईजान आते हैं, हैदराबाद से आ रहे हैं और ये भड़काऊ बयान देते हैं, लेकिन 17 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक हरिद्वार में एक वो चलती है, धर्म सभा चलती है, धर्म संसद चलता है, उसमें लेकर जिस तरीके से ये बाबा जो बयान दे रहे हैं, उस पर मेन स्ट्रीम दिखाई नहीं दे रहा है कुछ बोलता हुआ। देखिए, ये यहाँ से तो आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से गलत हो रहा है। वो वहाँ से जो भड़काऊ भाषण, वो हरिद्वार से जो निकला है भड़काऊ भाषण कि मुसलमानों को काटा जाएगा और मुसलमानों को मारा जाएगा। एक दूसरा चल रहा था ट्रेंड जो दिल्ली। ये सब अंधे हो जाते हैं क्या मीडिया? असल में ये मीडिया बिकी हुई है। ये मीडिया बीजेपी के हाथों, योगी जी के हाथों, मोदी जी के हाथों बिकी हुई है। और हम अगर खुल के बोलते हैं
और हम अपने अल्फाजों को, तो ये हम पे कहते कि मुकदमे क्यों नहीं लगते। आओ देखो कितना जुल्म सहते हैं प्रशासनिक, अंदरूनी। तुम लोग तो क्या जानते हो इस बारे में कि उनके ओवैसी साहब के ऊपर केस नहीं होता, यही बोलते हो ना। जाओ देखो ना उनके परिवार के साथ क्या होता है, उनके भाई के ऊपर कैसे कहने में अत्याचार होते हैं। अगर ये दबाव बनाते हैं, हर तरह से बनाते हैं, अंदरूनी दबाव बनाते हैं, चाहे वो हम लोग हो, हमारे समाज पे हमेशा दबाव बनाया गया है। तो आज जो मॉब लिंचिंग हुई है, चीज़ें हुई, तो उसके लिए अगर हम अपने अधिकार मांगने खड़े हो गए तो हम कहाँ गलत हो गए। हम अपने भारतवासियों सभी से कहना चाहते हैं, जितने भी जात धर्म के, मैं उन सभी को ये सूचित करना चाहती हूँ कि बताइए कहाँ से गलत है अपने राइट्स मांगना। अगर आप अपने राइट्स के लिए खड़े हो सकते तो क्या हम अपने राइट्स के लिए खड़े नहीं? पर अगर अपने अधिकार मांग ले तो हिंदू मुस्लिम कर लिया। ये कौन सी आपकी विचारधारा हो गई? ये कौन सी आइडियोलॉजी है आपकी कि अपना हक मांगो तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और अगर आप हक मांगो तो वो अधिकार हो गया? ये कहाँ का वो है इंसाफ? इससे पहले जो आपकी सभाएं हो रही हैं, सभाओं को भी परमिशन नहीं दी जा रही है। उससे पहले अभी नगीना में आपकी सभा हुई थी बिजनौर में, वहाँ पर माजिद हुसैन के ऊपर भी FIR हुई है। उससे पहले ओवैसी साहब के ऊपर भी हुई थी, और उसके साथ साथ ओवैसी साहब को कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम है। CM कहते हैं कि अखिलेश यादव के एजेंट है। देखिए लगातार FIR हो रही है, हमारे माजिद साहब पर भी हुई, और जो क्या नाम है ओवैसी साहब है उन पर भी हुई लगातार। मतलब ये हमारी रैलियों को रोक रहे हैं, हमें परमिशन नहीं दे रहे, हमें कहीं भी रैली करने की, कहीं भी खड़े होने की परमिशन नहीं दे रहे। समाजवादी को क्यों दे रहे हैं और लोगों को क्यों मिल रही है? बताएं, क्या वो सारे बीजेपी के एजेंट हैं? वो अंदर से मिले हुए, ये सारे खाकी चड्ढी वाले हैं अंदर से। ये झूठ बोलते हैं, हमारा साथ मांगते हैं, हमारा वोट कहते हैं, दो तो हम तुम्हारे साथ, ये हमारा गला काटते हैं, ये हमारे साथ नहीं है। हमारा एक हिंदू पड़ोसी भाई वो अच्छा हो सकता है ये, लेकिन जो सियासत में बैठे लालची लोग हैं ना, ये हमारे कभी नहीं हो सकते और न कभी होंगे। लेकिन आज जो हमारे हक की बात करने आया है ना, उसको ये बीजेपी की बी टीम कहते। तो मैं उनसे कह दूं कि आज आप जो ये बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपका वजूद भी ना बचे, आपको धक्के मार के यहाँ से आपको भगाया जाए। इससे पहले कि अपना वजूद ख़त्म हो जाए, हमारा कोई वजूद ना रहे, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, हमें अपने राइट्स खुद लेने होंगे। अगर हम अपने अधिकारों को नहीं पहचानेंगे तो हमें बेदखल कर दिया जाएगा। हम दो भाई हैं, याद रखिए, हिंदू मुस्लिम, हम सगे भाइयों की तरह इस भारत में रहते हैं। लेकिन इन सगे भाइयों में अगर पार्शियलिटी की जाएगी तो एक भाई तो बोलेगा। चाहे हिंदू के साथ अगर पार्शियलिटी होगी तो हिंदू भी बोलेगा, मुस्लिम के साथ होगी तो मुस्लिम भी बोलेगा। तो जहाँ जहाँ पार्शियलिटी होगी, जहाँ जहाँ हिस्सा नहीं मिलेगा, हमको अधिकार नहीं मिलेगा, हम अपने अधिकारों के लिए खड़े होंगे, अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे। और जिसके पेट में दर्द हो रहा है वो हुआ करे, अपना हम हिस्सा लेंगे। और अगर ये कोई कहता है कि हम हिंदू मुस्लिम करने आए, तो हम हिंदू मुस्लिम करने नहीं आए, हम अपने अधिकार लेने आए। हम अपनी नौकरियाँ, जो हमें नौकरियाँ नहीं दी जाती, हमें रोजगार के नाम पर ठगा जाता है, हमें शिक्षा के नाम पर ठगा जाता है, स्वास्थ्य के नाम पर ठगा जाता है, ये बंद कीजिए। ये सारे विपक्षों ने आज 70 साल से हमें जहनी गुलाम बनाकर रखा, पर अब हम जहनी गुलाम बनने वाले नहीं हैं। हम जागरूक हो चुके हैं, हमारी जनता जागरूक हो चुकी है और लोग जागरूक हो चुके हैं, और हमारे हिंदू भाई भी ये चीज़ देख रहे हैं कि किस तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है। आज जागरूक आप बीजेपी की सरकार में आने के बाद जागरूक हुए हैं? उससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उससे पहले बसपा की सरकार थी, जब जागरूक नहीं थे, जब आपने जनता के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? देखिए, जागरूक तब भी थे, लेकिन एक छोटा सा तबका था वो जागरूक था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ा ना तबका। हर जगह देखिए, जो पार्टी होती है, अभी जब बीजेपी सत्ता में फर्स्ट टाइम आई थी तो 2 सीटें लेकर आई थी, याद है? जब लॉन्चिंग हुई थी भारतीय जनता पार्टी की तो 2 सीटें आई थी। पता है आपको कुछ? आज वो कहाँ है? सत्ता में है, केंद्र में है, उत्तर प्रदेश में है, कहाँ नहीं है भारतीय जनता पार्टी। तो अपना वजूद बनाने से बनेगा ना, मेहनत करेंगे ना, कोशिश करेंगे ना, डोर टू डोर जाएंगे, बताएंगे कि अपने अधिकार क्या है, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है। आज हम लोगों को बहुत वक्त लगा है यहाँ तक आने में, उभरने में। हमारे यहाँ कोई एजुकेशन नहीं है, कोई आप देख लीजिए उठाकर। आज क्यों हमारा तबका पढ़ा लिखा नहीं? क्योंकि हमारे साथ पार्शियलिटी हो रही है, हमें रिजर्वेशन नहीं मिलता है। 18% रिजर्वेशन का वादा किया जाता है, वो भी नहीं मिलता। जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है वो फ्री टहल रहा है। वो आज जगह जगह अपनी मोबाइल की शॉप खोले हुए, कोई सब्जी की दुकान खोले हुए, कोई राशन की दुकान खोले। पढ़े लिखे तबके की मैं बात कर रही हूँ, जो वेल एजुकेटेड लोग हैं, आज वो अपने घरों के अंदर बैठे हुए अपनी बड़ी बड़ी फाइल लिए कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। तो क्यों नहीं मिल रही? भेदभाव कहाँ हो रहा है? हमारे साथ हो रहा है। आज उसी भेदभाव के लिए हम अपने आप के लिए खड़े हुए हैं और अपने वजूद भी बचाने के लिए खड़े हुए हैं। वजूद जब बचेगा तभी विकास देख पाएंगे, तभी रोजगार देख पाएंगे, तभी शिक्षा देख पाएंगे, जब अपना वजूद बचा पाएंगे। आज लड़ाई अपने वजूद की है। कहा यह जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब सपा पर बोलते हैं और कांग्रेस पर बोलते हैं, बीजेपी पर बोलते हैं, कहीं ना कहीं बीएसपी पर नहीं बोलते हैं। तो आपका गठबंधन मायावती के साथ होने वाला है क्या? देखिए, मायावती के साथ होने वाला है, नहीं होने वाला है, गठबंधन की तो आप बात ना करिए। क्योंकि हम अभी फिलहाल सारे लोगों से जब बात हुई, सारे बड़ी पार्टियों से हमारे ओवैसी साहब ने बात की, तो किसी ने तैयार ही नहीं हुआ कोई गठबंधन करने। क्योंकि ये हमें अछूत समझते हैं। दाढ़ी टोपी वाला अगर इनके बीच आ जाएगा तो इनका हिंदू वोट कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आप अपने हिंदू वोट के लिए हमें अलग करना
चाहते हैं, तो हमें जब नासूर समझते हैं तो मेरा 18% वोट क्यों घटकते हैं? किसने आपको अधिकार दिया है मेरा 18% वोट लेने का? तो यहाँ पर अगर जब आप हमें इतना ख़राब समझते हैं, अपना हिंदू वोट खतरे में समझते हैं, तो हमें अलग करिए ना। मेरा वोट बैंक क्यों खाए बैठे हैं? तो अब यहाँ पर लड़ाई अपने वोट की है, अपने अधिकार की है और अपने वजूद की है। तो इसी तरह से लड़ाई करी जाएगी, आगे भी बढ़ा जाएगा। 2007 में मुस्लिम ने ही मिलकर मायावती की सरकार बनवाई। बात करें 12 की, तो मुस्लिम और यादव ने जितने भी सरकार बनवाई, अखिलेश यादव की बनवाई। लेकिन अब जो 2022 का चुनाव है, ये 2022 में मुस्लिम का नाम नहीं लिया जा रहा है। जो 2012 में कहा गया था कि मुसलमानों को 14% आरक्षण दिया जाएगा, 2022 में ये बात क्यों नहीं कही जा रही कि 17% आरक्षण दिया जाएगा? ना मुसलमान की बात की जा रही है। देखिए, MY का समीकरण जानते हैं आप? वो था ना। अब MY का समीकरण क्या हो गया पता है आपको? मुस्लिम हटा के महिला कर दिया है। ठीक है, मुस्लिम को हटा दिया है इन्होंने, MY समीकरण। तो आपने जब उसको हटा ही दिया है तो हम हट ही गए ना। तो अब हम अपना किनारे हो गए, जिस तरह से दलित किनारे हो गए थे। काशीराम जी लेकर अपने दलितों को किनारे हो गए थे, क्योंकि उन्हें बराबरी से बैठने का अधिकार नहीं मिल रहा था। उनकी माँ बहनों के साथ बलात्कार हो रहे थे, उनके साथ शोषण हो रहा था, उनको समाज से धक्का दिया जा रहा था। पर उनमें से एक लीडर उठा था ना, काशीराम जी, उन्होंने लड़ाई करी थी ना अपने दलितों के लिए। आज हमारे में से एक लीडर उठा है, सदुद्दीन ओवैसी साहब, जो हमारे साथ, हम लोगों के साथ, जो हमारे समाज के साथ शोषण हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाने खड़ा है। तो आज हम उनका साथ देंगे और हम हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म का साथ देंगे। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी से नफरत नहीं करते। हमारे दिल में भी सबके लिए मोहब्बत है। हमारा ये भारत है, हम इस भारत से मोहब्बत करते हैं, हर नागरिक से मोहब्बत करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें आप नासूर समझे, हमें उखाड़ कर फेंक दे और हमारा अधिकार ना दे। हम अधिकार लेकर रहेंगे। जिस तरह से एक भाई को अधिकार मिल रहा है, दूसरे भाई को भी मिलना चाहिए। लेकिन मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा तबका ये कह रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम है, असदुद्दीन ओवैसी। उन्हें कैसे समझाएंगे? तबका नहीं कह रहा है, उसमें बैठे दलाल कह रहे हैं, जिन्होंने पैसा ले लिया है। ठीक है, उसमें जो जिनकी कुर्सी हिलेगी, जो मंत्री पद से निष्कासित हो जाएंगे, उनको डर लग रहा है। वो जो MLA जो सारी जिंदगी जो MLA का वो देते आए, खाते आए, आराम से बैठ के सपा की कुर्सी पर बैठे रहे और MLA बने रहे और मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। उन MLA ने भी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। आप जितने भी राज्य मंत्री आपने दिए, जितने भी MLA आपने समाजवादी ने दिए, क्या किया मुसलमानों के लिए? कितने % नौकरी दी? कहाँ है रोजगार हमारे पास? कहाँ है शिक्षा हमारे पास? कौन सा विकास किया आपने? झूठ, सिर्फ झूठ, सिर्फ झूठ। मुसलमान के नाम पर, मुसलमान के फेस पर इनको सिर्फ वोट चाहिए। मुसलमानों की हमदर्दी ये नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अब बेवकूफ़ बनाना, ये जितने भी बड़े बैठे हैं ना, बनाना बंद करो। मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि छोड़कर आ जाइए। उन गुलाम की पार्टियों को गुलामी करने से बेहतर है कि आप एक शेर की ज़िंदगी जिए, एक दिन जिए, पर शेर की ज़िंदगी जिए और अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़िए और आगे बढ़िए। हमारे चैनल से क्या कुछ कहना चाहती हैं जनता के लिए? जनता से मैं यही कहना चाहती हूँ, अपने वजूद की बात करें, रोज़गार की बात करें, शिक्षा की बात करें। अब आज हमें शिक्षा चाहिए, रोज़गार चाहिए और हम हर वर्ग, हर धर्म, हर सभी के लिए काम करना चाहते हैं। हमारे ओवैसी साहब किसी के दुश्मन नहीं है। आपने कभी भी उनके ऐसे बयान नहीं सुने होंगे कि वो हिंदू के मंदिर की कोई बात करते हो, किसी चीज़ की बात करते हो, किसी चीज़ की। वो सिर्फ अधिकारों की बात करते हैं, सिर्फ संवैधानिक बात करते हैं। और आगे भी वो इस तरह से लोगों को संबोधित करते हैं कि हम पिछड़ों, दलितों, सबको लेकर चलेंगे। तो सिर्फ उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है कि वो मुसलमान की बात करते हैं, तो ये गलत है। तो मैं उन सारे लोगों से, जनता से ये कह देना चाहती हूँ कि इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है लोगों के ऊपर। आप इल्ज़ाम के चक्कर में ना आए और अपना वोट, कीमती वोट MIM को दे और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी MIM सीटें निकाले। जिस तरह से मायावती अपने दलित भाइयों से रिक्वेस्ट करती हैं और वो उनको भरपूर सपोर्ट करते हैं, इसी तरह से मैं अपने समाज से ये अपील करती हूँ कि आप भरपूर तरीके से MIM का साथ दीजिए। आइए, हमारे कंधों को मजबूत करिए और लड़ाई लड़िए अपने वजूद की। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।